दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9 फिजिक्स मोशन चैप्टर से आप लोगों के लिए कंटिन्यू पार्ट 5 लेकर के आ गए हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक ब्रांड न्यू टॉपिक की, जो कि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है बच्चों, जब भी हमारी बाइक की या स्कूटर की या मोटरसाइकिल की जब हम स्पीड को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, या फिर ब्रेक्स लगा करके हम हमारे व्हीकल की स्पीड को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो आप समझ जाना वहां पर क्या हो चुका है, वहां पर एक्सेलरेशन हो चुका है। एक्सेलरेशन का जो नेगेटिव मीनिंग है, जब हम ब्रेक्स लगाते हैं तब जो प्रोड्यूस होता है उसे कहा जाता है रिटार्डेशन। मतलब एक्सेलरेशन एक पॉजिटिव वे की बात चल रही है और रिटार्डेशन एक नेगेटिव वैल्यू की बात चल रही है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है उसकी रेट क्या है। केवल वेलोसिटी में चेंज होना ही एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी में चेंज की रेट क्या है, वही क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन है। आ जाइए, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर मोशन के पार्ट 5 की और बात करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन की। तो लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जो वेलोसिटी के चेंज होने की रेट है दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब मैं बताता हूं आपको एग्जांपल से। मान लीजिए आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको आपने देखा जब वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। जब आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को देखा तो वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, आपने उसे 5 सेकंड के बाद फिर से देखा, आपने उसी ऑब्जेक्ट को 5 सेकंड्स के आफ्टर फिर से देखा, तब आपने ये देखा कि वो 10 से नहीं, वो चलने लगा है अब 25 मीटर पर सेकंड से। किससे चलने लगा है? 25 मीटर पर सेकंड से। क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि वेलोसिटी में चेंज हुआ है या नहीं हुआ है? जी बिल्कुल, वेलोसिटी में चेंज हुआ है। क्या थी इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी जब हमने इनिशियली उसको देखा तो 10 मीटर पर सेकंड थी, और फाइनली जब हमने उसे देखा आफ्टर 5 सेकंड्स, तब उसकी वेलोसिटी थी 25 मीटर पर सेकंड। तो आप मुझे बताइए कि चेंज कितना हुआ। चेंज तो 15 का हुआ, बिकॉज चेंज क्या होता है हमेशा, बड़ा माइनस छोटा। तो 25 माइनस 10 दैट इज कितने का चेंज हो गया? 15 का। लेकिन 15 ही एक्सेलरेशन नहीं है, 15 के डिवाइड में हमें टाइम लाना होगा, टाइम का उसमें डिवाइड लगाना होगा। तो 15 अपॉन 5 दैट इज 3। तो 3 क्या है? आपका एक्सेलरेशन है। अब आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं बताऊंगा कैसे कैलकुलेट की जाए, रट्टा नहीं मारना है। आप कितनी सारी यूनिट्स याद करेंगे, बहुत सारी यूनिट्स हैं हमारे पास, 5 चैप्टर हैं 9th क्लास के अंदर, ठीक है। तो बहुत सारी यूनिट्स हो जाएगी, आप लोगों को यूनिट्स बनानी आनी चाहिए, क्योंकि 11th क्लास में आप जैसे ही जाएंगे वहां पे आपको कम से कम 100 ऐसे फॉर्मूलाज पढ़ने पड़ेंगे, जिनके डायमेंशंस पढ़ने पड़ेंगे, और साथ साथ उनके यूनिट्स भी याद रखनी पड़ेगी। तो याद नहीं रखा जाएगा तो हम यहां से उसको क्या कर लेंगे स्टूडेंट, समझ लेंगे। क्लियर है? तो 15 बाय 5 आ चुका है 3, और 3 क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब बताता हूं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब बताता हूं। मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है कि पर सेकंड इतने मीटर पर सेकंड से बढ़ना। मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है पर सेकंड इतने मीटर से बढ़ना। अब हमारा आंसर आया है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब पर सेकंड जो स्पीड है, पर सेकंड जो वेलोसिटी है, वो 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। क्लियर है? तभी तो शुरुआत में कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड, और 5 सेकंड के बाद में कितनी हो गई? 25। क्योंकि वो 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, तो 5 सेकंड के अंदर 15 बढ़ जाएगी, तो 10 में 15 जोड़ दो, 25 आ जाएगा। होप सो यहां तक क्लियर हुआ होगा। तो यहां से जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकल करके आएगा वो होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी 25, इनिशियल वेलोसिटी 10, टाइम टेकन 5। समझ में आ रहा है? अभी एग्जांपल से समझा रहा हूं। आप ये मत देखना कि हमेशा 25 और 10 ही आएगा क्या सर, फिर नीचे टाइम 5 ही लेना है क्या। बहुत सारे बच्चे खतरनाक भी हैं, ऐसा नहीं है। A for acceleration, V for final velocity, U for initial velocity and T for time taken। क्लियर है?
अब एक बात समझते हैं, अब इसके ऐसा यूनिट लिखते हैं। देखो आपको ये पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन रहा है, v माइनस यू। अब v माइनस यू क्या होगी, वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी। अब वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी करोगे तो वेलोसिटी तो आएगा, फोर्स तो निकल के आ नहीं जाएगा। तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करेंगे तो वेलोसिटी बचेगा, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। क्या होती है वेलोसिटी की यूनिट, मीटर पर सेकंड, और डिवाइड में टाइम है तो ये भी क्या हो जाएगा, सेकंड। तो ये बन जाएगा, यहां से जो यूनिट बन जाएगी, जो एसआई यूनिट बन जाएगी, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट बन जाएगी, वो बन जाएगी मीटर पर सेकंड पर सेकंड। समझ में आ रहा होगा, मीटर पर सेकंड पर सेकंड। तो अब देखिए क्या बन जाएगा, यहां से मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या पढ़ा जाएगा इसको पढ़ा जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, याद रहे, ठीक। अब आप मुझे एक बात बताइए यहां से कि अगर टाइम शुरुआत में जीरो था, अभी तो हमने ये देखा कि जब हमने टाइम देखा ही था तो जीरो था, मतलब शुरू हुआ ही था टाइम, और फिर 5 सेकंड के बाद में बात चली। लेकिन अगर टाइम उस वक्त कुछ हो रहा हो, 10:05 हो रहे हो, और आपने 10:07 पे देखा है, तो 2 मिनट का गैप कैसे निकालोगे आप भाई? 10:07 में से 10:05 को माइनस करोगे तो 2 मिनट निकल के आएगा। मतलब जो टाइम का गैप है वो भी जरूरी है। अगर आप मान लेते हैं कि इनिशियल टाइम t1 है और फाइनल टाइम t2 है, तो आप मुझे बताइए डेल्टा टी का मतलब क्या? जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के आगे डेल्टा लग जाता है, इसका मतलब होता है चेंज। जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के आगे डेल्टा लग जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, चेंज। तो डेल्टा टी क्या होगा यहां से, T2 माइनस T1। डेल्टा टी क्या होगा यहां से, T2 माइनस T1। क्लियर है। और डेल्टा वी क्या होगा, V माइनस यू। डेल्टा वी क्या होगा, V माइनस यू। तो डेल्टा वी हो गया आपका वेलोसिटी में चेंज, और डेल्टा टी हो गया आपका टाइम में चेंज। तो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी नहीं लिख सकते हैं क्या इसको? बिल्कुल लिख सकते हैं। डेल्टा वी बाय डेल्टा टी एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। क्या हो गया एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और इसे ही आप लोग क्या कहेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन कहेंगे। जो हमारे को एग्जाम्स में गिवन होता है कि भैया इतना एक्सेलरेशन है, या फोर्स लगने से इतना एक्सेलरेशन बन गया, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि ये एवरेज एक्सेलरेशन है, क्योंकि एवरेज वैल्यू चेंज नहीं होती थ्रू आउट द जर्नी। जो एवरेज आपने एक बार दे दी तो वो चेंज नहीं होती। और आप ये बात ध्यान रखिए कि जब भी मोशन की 3 इक्वेशंस अप्लाई करते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, ये जो मोशन की 3 इक्वेशंस हैं, ये जब हम अप्लाई करते हैं तो ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि जो एक्सेलरेशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी ये मोशन की 3 इक्वेशंस हम क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। याद रहे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो ए क्या हो गया, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इसका भी यही मतलब है, घबराओ मत, इसको देख के घबराओ मत। v माइनस यू बाई टी, वी माइनस यू भी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, टी भी क्या है, चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब इसे क्या कहा जाता है, एवरेज एक्सेलरेशन कहा जाता है। क्यों? आप लोगों ने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था। एवरेज वेलोसिटी क्या था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ऐसे ही टोटल चेंज अपॉन टोटल टाइम में चेंज। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, कल हम बात कर रहे थे, या हम इससे प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि जो एक्सेलरेशन, जो वेलोसिटी है वो 2 टाइप की है। एक तो एवरेज वेलोसिटी है और एक आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब तो होता है कि उस वक्त क्या वेलोसिटी रही होगी। तो यहां से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का भी यही मतलब होगा कि उस वक्त क्या एक्सेलरेशन रहा होगा। अब एक्सेलरेशन जब किसी वक्त पूछा जाएगा तो आप ये देखिए कि टाइम का गैप क्या कर दिया जाएगा, 0 कर दिया जाएगा। एवरेज एक्सेलरेशन में तो आपको डेल्टा टी गिवन है, मतलब कुछ टाइम का गैप गिवन है। लेकिन आपसे इंस्टेंटेनियस पूछा जाएगा तो टाइम का गैप बिल्कुल कितना हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आपसे 10:02 के 20 सेकंड पे पूछ रहा है तो क्या हो गया, पर्टिकुलर टाइम दे दिया, तो पर्टिकुलर टाइम दे दिया तो टाइम का चेंज नहीं मिला आपको, थोड़ा सा भी चेंज नहीं मिला, हाथों हाथ आपको पूछा जा रहा है। क्लियर है। जैसे मैं क्वेश्चन दे दूं आपको, क्वेश्चन दे दूं व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, और मैं पूछूं बोलो बोलो फटाफट, तुम बोल नहीं पा रहे तो मैं टाइम ओवर हो गया। मतलब मैंने तुम लोगों को टाइम क्या दिया, बहुत कम। मतलब डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम बहुत कम है, मतलब चेंज इन टाइम 0 के बराबर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि एक्सेलरेशन में अगर लिमिट लगा करके लिमिट लगा दी गई है कि टाइम बहुत कम है, टाइम का चेंज बहुत कम है, तब इस पूरे सिस्टम को बोल दिया जाता है dv बाई dt। और ये 11th क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है।
क्या बोल दिया जाता है इसे? डीवी बाई dt बोल दिया जाता है। डीवी बाई dt का मतलब, डीवी का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। अब टाइम में चेंज बहुत कम होगा तो वेलोसिटी में कहां से चेंज होगा, खुद सोच के देखिए ना। अब आपने कहा अभी कि भैया 10 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चल रही है, 5 सेकंड के बाद में वो 25 मीटर पर सेकंड से चलने लगी, मतलब 5 सेकंड के अंदर कुछ हुआ। लेकिन आप कहो कि मतलब बिल्कुल 1 नैनो सेकंड की बात चल रही है या 1 माइक्रो सेकंड की बात चल रही है, मतलब बहुत छोटा टाइम है, तो बहुत छोटे टाइम के अंदर वेलोसिटी भी बहुत छोटी चेंज होगी। लेकिन ये नहीं कह सकते कि नहीं होगी। अगर टाइम बहुत छोटा है, लिमिट लगा दी गई है डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, टाइम बहुत छोटा है तो वेलोसिटी में चेंज भी बहुत छोटा ही होगा। इसीलिए एक्सेलरेशन को फिर से कहा जाएगा डीवी बाय dt, मतलब स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम। क्लियर है? इसे ही कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसे ही कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आई होप एक्सेलरेशन आपका यहां से क्लियर हुआ होगा। अब देखिए भैया टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, जिसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अभी मैंने समझाया आपको कि भैया हमने एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड था, 25 मीटर पर सेकंड कर दिया और 5 सेकंड का गैप ले लिया। तो 5 सेकंड के गैप लेने से एक्सेलरेशन कितना निकल करके आया? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब हर बार एक्सेलरेशन कितना है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हर बार एक्सेलरेशन कितना है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब आपकी जो वेलोसिटी बढ़ रही है वो हर बार 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। जो आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है वो हर बार 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। इसका मतलब हर बार 3 मीटर पर सेकंड से ही आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो कहलाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, बढ़ने का मतलब केवल ये नहीं है कि केवल बढ़ ही रही है, चेंज हो रही है, बढ़ भी सकती है, ब्रेक लगा दिए तो घट भी सकती है। तो जो इंक्रीज और डिक्रीज होगी वो इक्वल अमाउंट में होनी चाहिए। जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो इक्वल अमाउंट में होनी चाहिए, चाहे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है वो आपकी इक्वल अमाउंट में होनी चाहिए। अगर इक्वल अमाउंट में होती है तो जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन अनइक्वल अमाउंट, जो अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज या डिक्रीज होगी हम उसे कहेंगे भाई तुम क्या हो? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। होप सो यहां तक ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ नोट की जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? अब वीटी ग्राफ की बात करते हैं। तो यहां से इसे इरेज करने जा रहा हूं, यहां से इसे इरेज करने जा रहा हूं, ठीक है। और बात करते हैं वीटी ग्राफ की। तो वीटी ग्राफ के बारे में बात करेंगे और बहुत सारे टाइप के हम वीटी ग्राफ आज देखेंगे, जिससे हमें यह समझ में आएगा कि वीटी ग्राफ का यहां पे क्या रोल है, वीटी ग्राफ का इस एक्सेलरेशन में क्या रोल है, इसे हमें आज देखना होगा। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, इसमें देखिए नोट में कि जो मैंने लिखा कि वीटी ग्राफ है, ठीक है। तो मैंने ये वी और टी का एक ग्राफ बनाया। चलो वी और टी का एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। यहां से यहां लिखते हैं इसे, वीटी ग्राफ को थोड़ा समझते हैं। वीटी ग्राफ पे अलग से वीडियो लेक्चर अपलोड मैं कर दूंगा, पूरा कंप्लीट वीडियो लेक्चर, जिसको देखना हो अच्छे से देखना। लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा बहुत भी समझ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये वीटी ग्राफ है, तो मान लो ये एक वीटी ग्राफ है, मान लो एक वीटी ग्राफ है, तो ये वीटी ग्राफ है, तो ये वी पे इंप्रेशन छोड़ेगा, तो वी पे यू छोड़ दिया इसने, और क्योंकि इनिशियल है, टाइम क्या है? इनिशियल है, और ये वाला टाइम क्या है? फाइनल है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये क्या है? वी है आपका, ठीक है। समझ में आ रही है कुछ बात? ये था मेरा इनिशियल पॉइंट, ये था मेरा फाइनल पॉइंट। मैं यहां से यहां गया, ये कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ये क्या है भैया? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। क्लास 9th में मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 टाइप के वेरिएबल जिसके अंदर को लीनियर इक्वेशन निकल के आती है, तो वो बनता है स्ट्रेट लाइन। अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये वीटी ग्राफ है, और वीटी ग्राफ के अंदर आपके क्या पढ़ रहे हैं आप? वीटी ग्राफ के अंदर क्या पढ़ रहे हैं? एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर हमें यह देखना है कि भैया अगर यहां से इस स्ट्रेट लाइन के ग्राफ का, इस स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के इस एंगल को थीटा मान लिया जाए या कुछ भी मान लिया जाए, थीटा जो होता है वो एंगल का वेरिएबल लेते हैं, एक्स वैक्स नहीं लिया जाता है, इसलिए थीटा लेते हैं, ठीक है। प्लेन एंगल होता है, तो इस प्लेन एंगल को हमने यहां मान लिया कि जो थीटा है ये यहां पे एंगल बनता है। अब देखो इस ग्राफ ने यहाँ पे एंगल बना रखा है ना, ठीक है, इसने इस ग्राफ ने यहाँ पे एंगल बना रखा है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि क्या अगर मैं इस थीटा की वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं, या फिर मैं इसे ये कहना चाहूं कि मैं इसका स्लोप कैलकुलेट करना चाहूं, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे करना होगा टेन थीटा। मुझे क्या करना होगा? टेन थीटा। अब देखो मैं अगर यहां से इसका टेन थीटा निकालूंगा, अब टेन थीटा कुछ नहीं होता, 9th क्लास के बच्चों ध्यान से देखो, टेन थीटा कुछ भी नहीं होता, यहां से बहुत आसान होता है। कैसे होता है बहुत आसान? यहां देखो,
ये अगर यहाँ पे कोई भी एंगल थीटा बना हुआ है और आप लोग तो जानते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये क्या हो जाता है आपका परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाता है आपका बेस, और ये क्या हो जाता है हाइपो। तो यहाँ पे जो tan थीटा निकल के आता है वो tan थीटा कुछ भी नहीं होता, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप यहाँ पे tan थीटा को अगर कैलकुलेट करेंगे, tan थीटा को अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा BC, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा BC, और क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा भैया AC। तो देखो ध्यान से देखो, BC देखो यहाँ से ये टोटल वैल्यू कितनी है V, ये कितनी है U, तो ये ऑटोमेटिकली कितनी आ जाएगी V माइनस यू। समझ में आ रहा है? ये टोटल वैल्यू V, ये U, तो ये हिस्सा V माइनस यू, तो ये हिस्सा भी V माइनस यू। टोटल वैल्यू कितनी T2, ये कितना T1, तो ये वाला हिस्सा क्या आ जाएगा T2 माइनस T1, तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका V माइनस यू अपॉन T2 माइनस T1। अरे ये तो एक्सेलरेशन बन गया। मतलब जो tan थीटा है, मतलब जो tan थीटा है वो किसके इक्वल हो गया मेरे भाई? एक्सेलरेशन के इक्वल हो गया। ठीक है, मतलब आप निकालने तो क्या चले थे? स्लोप निकालने चले थे। आप क्या निकालने चले थे? स्लोप। स्लोप कैसे निकलती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके। स्लोप कैसे निकलती है? tan थीटा से परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके। तो आपने ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके देखा इस थीटा के रेस्पेक्ट में, तो आपको ये मिला, और ये आपको पता चला कि नहीं नहीं ये तो किसका फॉर्मूला है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। पिछले 15-20 मिनट से क्या पढ़ रहे हैं? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम यही तो पढ़ रहे हैं। तो v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, मतलब डेल्टा v बाय डेल्टा टी, तो यही एक्सेलरेशन है। मतलब यहां से जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन होगा। ध्यान से देखो, वीटी ग्राफ में थीटा क्या है? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ है। तो यहां से स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। जो स्लोप होगा वीटी ग्राफ का वो एक्सेलरेशन आपको देगा। अब हो सकता है कि आपके पास जो वीटी ग्राफ हो वो कुछ इस टाइप का हो, वीटी ग्राफ आपके पास कुछ इस टाइप का हो। क्लियर है? अगर वीटी ग्राफ आपके पास कुछ इस टाइप का होगा तो आप यहां से देखेंगे जो वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन की, जो वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन की, जो वैल्यू आएगी वो क्या आने वाली है? यहां से देखो, फाइनल वेलोसिटी तो क्या हो चुकी है? 0 हो चुकी है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v। तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे? 0 माइनस वी अपॉन टी। तो क्या आ जाएगी? माइनस का v अपॉन टी। मुझे बताइए क्या यहां से एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है? जी बिल्कुल, एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? नेगेटिव। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जब क्या आ जाता है? एक्सेलरेशन कब जब क्या आ जाता है? नेगेटिव आ जाता है, तब उसे क्या कहा जाता है? रिटार्डेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे रिटार्डेशन कहा जाता है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाती है इस केस के अंदर? नेगेटिव आ जाती है, उसे क्या कहा जाता है? रिटार्डेशन कहा जाता है। क्लियर है? इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूं आप लोगों को, इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। देखो ये शॉर्ट ट्रिक समझो कि कब आपको ग्राफ देख के पता चल जाए, बस ये शॉर्ट ट्रिक समझो कि आपको कब ग्राफ देख के पता चल जाए कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, पॉजिटिव है या जीरो है। समझो बात को, आपको वीटी ग्राफ देख करके पता चल जाएगा कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, पॉजिटिव है या जीरो। अब ध्यान से देखो, पहली बात में तो एक्सेलरेशन को क्या कर देते हैं भैया? पॉजिटिव कर देते हैं। तो देखो, जब भी कुछ ऐसा ग्राफ बने, जब भी कुछ ऐसा ग्राफ बने जिसके अंदर ये जो थीटा है, ये जो एंगल है, ये क्या है? लेस देन 90 आए। क्या है? लेस देन 90। ध्यान से देखो, ये जो एक्सेलरेशन है ये नेगेटिव कब, पॉजिटिव कब होगा? जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा? जब थीटा क्या है? लेस देन 90 आए। क्लियर है? अब कर लेते हैं यहां से एक्सेलरेशन को जीरो। देखो, जब वीटी ग्राफ का स्लोप ही जीरो होगा, जब वीटी ग्राफ का स्लोप ही जीरो होगा, तब आप समझेंगे ध्यान से कि वीटी ग्राफ के पास स्लोप नहीं है, स्लोप नहीं होता, एक्सेलरेशन जीरो होगा। और जब स्लोप यहां से क्या होगा? नेगेटिव होगा, तब इसके अंदर आप देखेंगे थीटा यहां से क्या बन रहा है? थीटा ग्रेटर देन 90 बन रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बेटा? नेगेटिव आ जाएगा। ये ज्यादा यूज आपके नहीं आता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा प्रो बनना है। 9th क्लास में ही आप थोड़ा अच्छा पढ़ेंगे तो 11th में अगर जो साइंस लेने की सोच रहे हैं वैसे सोचेंगे तो आप लोग 10th में, लेकिन कई लोगों का पहले ही प्लान होता है। 7th से लोग आजकल नीट और जेई की तैयारियां कर रहे हैं, शायद वही अपना कॉन्सेप्चुअल बेस बना लेते हैं और उन्हें बाद में 11th और 12th के अंदर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, 11-12 तक आप लोगों को कंप्लीट मैं फिजिक्स पढ़ा दूंगा। नीट जेई के सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिलेंगे मेरे चैनल पे, तो आप लोग देखते रहिए। आ जाइए फटाफट से वापस। ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव मतलब थीटा क्या है? लेस देन 90। ये थीटा क्या है? यहां से जीरो। यहां थीटा क्या है? ग्रेटर देन 90। थीटा अगर ग्रेटर देन 90 है तो एक्सेलरेशन लेस देन जीरो है, उल्टा सिस्टम है। थीटा ग्रेटर देन 90, थीटा एक्सेलरेशन लेस देन जीरो, थीटा जीरो एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है ना? थीटा जीरो एक्सेलरेशन जीरो, थीटा तो है ही नहीं। तो यहां थीटा अगर ग्रेटर देन लेस देन 90 तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो ये थी कहानी एक्सेलरेशन की। अब बात करते हैं हम यहां से क्वेश्चंस की, क्योंकि बिना क्वेश्चन फिजिक्स पढ़ के कोई मतलब नहीं है। कई बार बच्चों का सवाल होता है, सर समझ में बड़ी अच्छी आती है, सब्जेक्ट भी अच्छा लगता है, लेकिन क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं समझ में ही नहीं आता है कि कौन सी इक्वेशन लगाएं। अरे बच्चों, आप लोगों के पास कितनी तो इक्वेशन है, कोई
5-10 इक्वेशन 20 इक्वेशंस तो है नहीं आप लोगों के पास। आप लोगों के पास केवल कितनी इक्वेशंस हैं? 3 इक्वेशंस है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। आइए पहले इन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को एक बार लिख लिया जाए और उसके बाद फिर हम यहां से कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। पहले लिख लेते हैं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को। पहले 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को लिख लेते हैं और उसके बाद हम लगाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहां लिख लेते हैं ऑल 3 या फिर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, मोशन की 3 इक्वेशन। तो मोशन की जो पहली इक्वेशन है वो है भाई साहब v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्या है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इन तीनों इक्वेशंस को यूज करके हम यहां से कुछ क्वेश्चंस अभी लगाएंगे। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा वैसा हम लोग करने लगेंगे। तो बोला जा रहा है ए बॉडी इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड आफ्टर अप्लाइंग सर्टेन फोर्स। Body get constant acceleration of 4 meter per second square. After how much time? After how much time the body will get a velocity of 80 मीटर पर सेकेंड। सवाल देखो, बढ़िया सवाल है, आसान सवाल है, इजी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। पहले पढ़ लो क्वेश्चन को। ए बॉडी इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। अच्छी बात है भाई। तो आप लोगों को समझ में आ गया मैंने क्या लिख दिया? ये यू लिख दिया मैंने। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी। देखा आपने क्वेश्चन में लिखा हुआ है आफ्टर अप्लाइंग सर्टेन फोर्स। अब आप जानते हैं, वैसे तो नहीं जानते होंगे क्योंकि 9th क्लास के बच्चे हैं और अगला चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है। तो आप लोग इतना समझ लीजिए कि जब भी किसी बॉडी पे, ये डेली लाइफ में भी आप देख सकते हैं, जब भी किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाएंगे, धक्का लगाएंगे, तो धक्का लगाएंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? ठीक है, कई बार धक्का लगाने से तो स्पीड बढ़ती है, खींचने से स्पीड क्या हो जाती है? कम। मतलब स्पीड में बदलाव किया जा सकता है धक्का लगा करके और खींच करके। ठीक कर दोगे तुम लोग। ठीक, तो आफ्टर अप्लाइंग सर्टेन फोर्स बॉडी गेट कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। मतलब जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब समझते होंगे आप लोग, पर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ना। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या मतलब है? पर सेकंड स्पीड 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ना। ठीक, तो बोल रहा है कि कितने टाइम के बाद में वेलोसिटी 80 हो जाएगी। कितने टाइम के बाद में वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 80 हो जाएगी। अरे भाई साहब, फॉर्मूला क्या है? a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाय टी। एक्सेलरेशन कितना है? 4, v कितना है? 80, u कितना है? 20। टाइम हमको पता नहीं, टाइम को इधर लेकर के आ जाओ। 80 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 60/4। टाइम कितना आ गया भैया? 15 सेकेंड। 15 सेकेंड के अंदर ये काम अपना हो जाएगा। होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था और यहाँ पे हमने जो ये फॉर्मूला है a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, इससे भी कर दिया। अच्छा, आप ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं यहां से इसे फर्स्ट इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता हूं, आप लोग भी कर लोगे वैसे तो। a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो यहां से क्या बन गया? 80 v माइनस यू, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। देखिए इसे ही, इस फॉर्मूले को जो आपने अभी सीखा है पिछले 20-25 मिनट से जो आप सीख रहे हैं, उसे ही हम v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 लिख सकते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और हम समझते हैं कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड constant and with a constant acceleration
ठीक है, इफ इट कवर्स S1 डिस्टेंस इन फर्स्ट 10 सेकेंड and S2 distance in next 10 second. Find the relation between S1 and S2. बोल रहा है कि S1 और S2 के अंदर रिलेशन बताइए। ठीक, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन उसके पास है, मतलब रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, उसके बाद कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी। कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, दिमाग से निकाल देना, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो जाएगा क्या? अरे वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, स्पीड ही नहीं बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया। एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो फिर तो ये 8th-7th का क्वेश्चन हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, वो थोड़ी है। तो बोल रहा है कि भाई ये स्टार्ट कर दिया रेस्ट से, और रेस्ट से स्टार्ट कर दिया तो u कितना हो गया, 0। एक को हमने क्या ले लिया है, एक्सेलरेशन को हमने क्या मान लिया है, एक्सेलरेशन को हमने मान लिया है भैया a, दिया तो है नहीं तो a मान लिया। अब ये कह रहा है कि शुरुआत के 10 सेकंड में ये S1 चल जाता है, शुरुआत के 10 सेकंड में S1 चल जाता है, क्या हम ये इसे यूज कर सकते हैं? क्या हम इसे यूज कर सकते हैं? तो S1 इन फर्स्ट, S1 क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड, तो S1 की वैल्यू होगी ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो ut की टर्म तो जीरो हो जाएगी क्योंकि u जीरो है, तो हाफ a t स्क्वायर, t कितना है 10, तो यहां से कितना आ गया भैया अपना, ये 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, तो कितना आ गया भैया 50a, तो S1 कितना आ गया भैया 50a। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये बोल रहा है कि जो S2 है वो नेक्स्ट 10 सेकंड में है, S2 क्या है, नेक्स्ट 10 सेकंड में है। तो देखो अब यहां से बंदा 10 सेकंड के लिए चला, 10 सेकंड के लिए चला, उसने S1 डिस्टेंस कवर की, आगे फिर से 10 सेकंड के लिए चला, उसने S2 डिस्टेंस कवर की, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, S2 प्लस S1, तो S2 प्लस S1 कहां से कवर की, 0 से 20 सेकंड के बीच में कवर की नहीं की, लगा सकते हैं S1 प्लस S2 इज इक्वल्स टू, या S1 प्लस S2 को टोटल S मान लो, इस टोटल डिस्टेंस को क्या मान लो S, तो S इज इक्वल्स टू क्या लगा सकते हो, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, t की जगह क्या पुट करना पड़ेगा 20, तो ये क्या हो जाएगा यहां से 0, तो S आपका क्या हो गया हाफ, यहां से ये कैंसिल आउट होकर के ये क्या बनेगा 400 का 200a, क्या बनेगा 200a, तो S कितना आ जाएगा 200a। अब आप जानते हैं यहां से कि S1 प्लस S2 ही तो आपने S लिया है, तो S1 कितना है आपका 50a, S2 कितना है पता नहीं, और S कितना है 200a, तो क्या यहां से S2 निकाल सकते हैं 150a, S2 निकाल सकते हैं 150a, और S1 S2 में रिलेशन निकाल सकते हैं, S1 कितना है भैया 50a, S2 कितना है भैया 150a, तो S1 का 3 गुना नहीं हो गया, S1 का 3 गुना नहीं हो गया S2, देखो रिलेशन आ गया, तो रिलेशन क्या बन गया यहां से 3S1 इज इक्वल्स टू S2। ठीक, और जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा बच्चों, उसमें हम बहुत सारे और क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जो एनसीईआरटी में भी गिवन है, कुछ ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस भी लेकर के आऊंगा जिनको करने में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस होती है। थैंक यू, कीप वॉचिंग।